ऐसे यहाँ हम बता देना चाहते हैं कि अप्लाइड फिजिक्स, ये यहाँ पर 2 छप गया है, ये अप्लाइड फिजिक्स 1 का है और यूनिट 2 ठीक है, और उसी में वेक्टर है सिलेबस में। तो सिलेबस में जो चीज़ दिया गया है यहाँ पर सारा चीज़ वेक्टर के अंतर्गत हम लिख दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे स्केलर का डिफिनीशन। स्केलर मतलब सदिश राशि, अदिश राशि होती है। अदिश राशि को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऐसे भौतिक राशि जिसका केवल परिमाण हो, आप बच्चा में भी पढ़ चुके हैं, और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे लेंथ है, पेरीमीटर है, टाइम है, किलोग्राम है, वर्क डन है, डिस्टेंस, स्पीड। हम ये नहीं कहते कि 5 बज के, अभी जैसे 4 बजा है तो ये नहीं कहते कि 4:50 उत्तर की दिशा में, हम ये नहीं कर सकते हैं। इसमें दिशा का बोध नहीं होता है, इसलिए यह स्केलर अदिश कहलाता है। अब दूसरी बात है वेक्टर क्वांटिटी की। तो वेक्टर क्वांटिटी है क्या चीज़? तो वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। तो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल हम दिए हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, मतलब जिसमें दिशा का ज्ञान हो। हम अगर पूरब की दिशा में बल लगाते हैं तो वो बल पश्चिम की दिशा में लग जाएगा या उत्तर की दिशा में लग जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उसी तरह से विस्थापन चूँकि प्रारंभ बिंदु और अंत बिंदु पर ध्यान देता है तो ये निश्चित दिशा में जाती है, और विस्थापन बटा समय को ही वेलोसिटी कहते हैं, और वेलोसिटी में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और बल क्या है? मात्रा गुना त्वरण। त्वरण सदिश है और मात्रा अदिश है, लेकिन बल सदिश है यहाँ पर। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जिस भौतिक राशि में परिमाण के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, उसे हम सदिश कहते हैं। अब हम चले आते हैं कि किसी सदिश का निरूपण कैसे करते हैं। हम सदिश का निरूपण करने के लिए, है ना, वेक्टर का चिन्ह लेते हैं, ये तीर का निशान लेते हैं। तीर की लंबाई जो है उसका परिमाण होता है, और उसका टिप यहाँ पर जो दर्शाया गया है वो टिप क्या होता है, वही टिप उसकी दिशा को इंगित करता है। इस तरह से मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के संदर्भ में हम ये हैंड स्केच, ये और ये सारा पिक्चर को दर्शा दिए हैं। अब चलेंगे कि सदिशों का योग कैसे करते हैं। तो सदिशों का योग हेड एंड टेल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हेड एंड टेल प्रोसेस। अगर दो वेक्टर को हम जोड़ना चाहेंगे तो पहले वेक्टर के हेड को लेते हैं और दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड पर रखते हैं। देखिए यहाँ पर ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है, तो इस वेक्टर को यहाँ पर बनाया और इस सेकेंड वाला वेक्टर को यहाँ पर बनाया। तो यहाँ पर एक का हेड है, टिप है, और दूसरे का टेल है, और इसका रिजल्टेंट जो होता है वह पहले के
टेल से अंतिम के हेड तक चलता है। तो पहले का टेल यहाँ पर है, इसको हम अलग से पिक्चर में भी बना के दर्शा रहे हैं कि एक वेक्टर है, ये पहला वेक्टर है, ठीक है। अब इसमें दूसरा वेक्टर जोड़ेंगे तो यहाँ से टेल दूसरे वेक्टर का निकालते हैं ये, और इसका रिजल्टेंट क्या होता है कि पहला वेक्टर यहाँ से और दूसरा वेक्टर का टिप पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक जाता है। तो ये इसका रिजल्टेंट हुआ। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्टेंट अगर हम सी से डिनोट करते हैं, ये सी से, तो यहाँ पर क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब चलते हैं सबस्ट्रैक्शन में। तो सबस्ट्रैक्शन भी एक प्रकार का एडिशन के तरह ही व्यवहार करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जिस सदिश को हमें घटानी होती है उसकी दिशा को देखिए, यहाँ पर वही सदिश है, उसकी दिशा को बदल दिया, और तब जैसे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स किया उसी तरह से इसके टिप पर इसको रख देते हैं। अब चूंकि इसकी दिशा बदल गई तो ये माइनस से प्लस में हो गया। तब आप प्लस करेंगे तो जैसे प्लस में एडिशन ऑफ टू वेक्टर करते हैं, तो यहाँ पर पहला वेक्टर का टिप पर दूसरे वेक्टर के टेल को ले रखते हैं, और इस तरह से यहाँ पर क्या करते हैं कि इसका पहला वेक्टर का टेल और अंतिम वेक्टर के टिप से एक वेक्टर बना दिया। चलिए इसको अलग पिक्चर बना करके दिखाते हैं। मान लिया कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, और इसको माइनस करना है दूसरा वेक्टर ये। अब क्या करते हैं, इस वेक्टर के डायरेक्शन को ही चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ये वेक्टर बना दिया, ये इस वेक्टर को यहाँ ला दिया और प्लस का चिन्ह दिया, ये वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर दिया, नीचे की ओर था ऊपर की ओर। तो अब जैसे एडिशन में हम किए उसी तरह से यहाँ पर कर देंगे कि ये वेक्टर फिर दूसरा वेक्टर यहाँ से, तो इस तरह से रिजल्टेंट। तो यहाँ पर ये हो गया था ए और ये हो गया था माइनस बी, चूँकि दिशा को चेंज कर दिए थे। तो इस प्रकार से ये दोनों मिलकर के यहाँ पर जो नया वेक्टर बना वो कितना हुआ, दोनों को जोड़ दिए, ए प्लस माइनस डी। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चला आया वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी। तो इस तरह से हम दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट किया। अब चले आते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को परस्पर दो लंब दिशाओं में या अधिक दिशा में कैसे विघटित करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये मान लिया कि ओ ए एक वेक्टर है, उसको एक्स दिशा और वाई दिशा, ये दो दिशा में विघटित करना है। तो हम क्या किए कि यहाँ से एक्स एक्सिस पर लंब डाल दिए। अब एक्स एक्सिस पर लंब डाले तो मान लिया कि ये ओ पी हुआ। तो ओ पी क्या हुआ, ये ओ ए का वेक्टर ओ ए का जो है वह एक्स कंपोनेंट हुआ, मतलब एक्स की तरफ कितना उसका प्रभाव पड़ता है, ओ ए का एक्स कंपोनेंट है ना, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर कितना हुआ, ये ओ पी हुआ। और ओ पी बराबर यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये वो वेक्टर कितना होगा, अगर ओ ए को थोड़ा देर के लिए हम ओ ए वेक्टर को अगर वेक्टर हम ए लिखते हैं, वेक्टर ए लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या है,
OP जो होगा वह वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और cos थीटा होगा। उसी तरह से अगर हम y दिशा में इसको विघटित करना चाहते हैं तो y एक्सिस पर लंब डाल देंगे। तो मान लें कि ये Q पॉइंट है, तो यहाँ से OQ इज द y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर OA। तो y कंपोनेंट यहाँ पर हम देखते हैं कि है क्या चीज़ y कंपोनेंट। तो जैसे हम त्रिकोणमितीय रूप से इसको विघटित करते हैं तो ये a का मोड और साइन थीटा के बराबर हो जाएगा y कंपोनेंट। तो ये y दिशा में इतना विघटित हुआ और x दिशा में a cos थीटा, जो कि हम लोगों ने देखा है। इसी को हम यहाँ पर कैसे डिटेल रूप से लाना था, यहाँ पर डिटेल रूप से बना दिए हैं और इसका मेंशन भी आगे चल करके आप देखेंगे, नोट्स इसमें सम्मिलित करेंगे, वो नोट्स में भी चलाएगा। इस वीडियो के साथ हम नोट्स भी अवेल कराने जा रहे हैं। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को मतलब इसके प्रभाव को देखना चाहते हैं, इसके एप्लीकेशन को देखना चाहते हैं, इसके अनुप्रयोग को देखना चाहते हैं कि इसका अनुप्रयोग हम कैसे करेंगे, इसको अप्लाई हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 तस्वीर दिया। एक तस्वीर में रोलर कहिए तो ऐसे बन जाएगा, रोलर को खींच रहा है, या ब्लॉक कहिए तो इस तरह से एक ब्लॉक है, इसको खींच रहा है। और दूसरे पिक्चर ये है, इसमें हम देखते हैं क्या कि यहाँ पर रोलर जो है वो धक्का दिया जा रहा है। अब प्रश्न उठता है, इसमें प्रश्न कभी कभी आता है कि विच इज़ मोर कंफर्टेबल, पुशिंग और पुलिंग, मतलब खींचना या धक्का देना क्या आसान हो सकता है। तो खींचने के क्रम में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बल लगाते हैं इस दिशा में, तो इसका 2 विघटक है, एक क्षैतिज दिशा में है जो कि F cos थीटा है और उदग्र दिशा में है F sin थीटा। तो खींचने में F sin थीटा ऊपर की ओर लग रहा है, F sin थीटा तो ऊपर की ओर लग रहा है, जो इसके वजन mg को कम करता है। तो वजन mg को कम करने के बाद तो वजन की इसका भार कितना mg है और उसमें F sin थीटा घट जाता है खींचने के क्रम में। तो इस तरह से देखते हैं कि उसके भार में कमी आएगी। जब भार में कमी आती है तब क्या होता है कि उसके नॉर्मल रिएक्शन जो होता है उसमें कमी आती है। उसके नॉर्मल रिएक्शन में जब कमी आएगी तो क्या होगा कि फ्रिक्शन कम लगेगा, और फ्रिक्शन कम लगेगा तो खींचना आसान हो जाएगा। अब दूसरी बात चलते हैं धक्का देने के सेंस में। ये पिक्चर 2 में दर्शाया गया है कि हम धक्का दे रहे हैं। तो धक्का देने के क्रम में हम क्या देखते हैं, ये जो फोर्स इस दिशा में लग रहा है यह 2 कंपोनेंट में बढ़ता है। एक क्षैतिज कंपोनेंट जो का त्यों रहता है F cos थीटा, और उदग्र कंपोनेंट नीचे की ओर लगने लगता है, वो F sin थीटा। तो यहाँ पर क्या होता है कि F sin थीटा और दूसरा उसका भार mg दोनों मिल करके भार को बढ़ा दिया। भार का मान अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो mg प्लस F sin थीटा, F sin थीटा। अब इसके भार को बढ़ाया तो सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया, ये नॉर्मल रिएक्शन इतना हो गया। अब नॉर्मल रिएक्शन जब बढ़ गया तो फ्रिक्शन बढ़ गया, फ्रिक्शन बढ़ गया तो सेम चीज़ है
केवल हम धक्का दे रहे हैं तो उसमें फ्रिक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है, और जब फ्रिक्शन बढ़ जाता है तो मोशन घट जाता है, यानी वी हैव टू फेस सम मोर स्ट्रगल देन in the case of with respect to pushing. In the case of pushing we have to effort more to produce the same amount of motion. ओके तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि पुलिंग इज मोर कंफर्टेबल देन पुशिंग। ये है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का एप्लीकेशन। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का दूसरा एप्लीकेशन हम लोग ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जब एक क्षैतिज तल पर कोई सतह झुकी हुई इंक्लाइंड सरफेस है और इस इंक्लाइंड सरफेस पर कोई चीज़ रखा हुआ है तो इसका भार ऊर्ध्वाधरतः वर्टिकली नीचे की ओर mg लगता है। और यहाँ पर क्या हो गया, अब mg भार दो कंपोनेंट में, दो विघटों में विघटित हो जाती है। एक हो जाता है mg cos थीटा जो इसके, ये mg cos थीटा है जो इसके सतह के लंबवत लगता है, और दूसरा विघटक क्या होता है इसमें, ये इधर की ओर तल के समानांतर नीचे की ओर mg sin थीटा लगता है, mg sin थीटा। और अगर फ्रिक्शन का मान कम हुआ तो ये इस दिशा में मोशन ला देगा। अगर फ्रिक्शन है तो स्वाभाविक है कि जिधर मोशन रहता है उसका विरोध करता, तो mg sin थीटा इधर, और तो फ्रिक्शन सतह के समानांतर इधर फ्रिक्शन लगने लगेगा। अगर दोनों का मान बैलेंस हो गया तो यह न तो ऊपर जाएगा न तो नीचे, मतलब वहाँ पर बैलेंस रूप से टिका रह जाएगा। अब हम देखते हैं सदिश, जैसे अन्य राशियों का गुणनफल होता है तो सामान्य गुणनफल होता है, लेकिन सदिश में जो गुणनफल होता है वो दो प्रकार के गुणनफल होते हैं। सदिशों का अदिश गुणनफल, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम परिभाषित करना चाहेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में क्या लेते हैं, मान लें कि एक वेक्टर ये है a, ठीक है, और दूसरा वेक्टर जो है ये b है। अब दोनों वेक्टर के बीच कुछ एंगल है, तो पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की दिशा में हम कंपोनेंट ले लेते हैं। तो किसी का भी कंपोनेंट अभी देखें किसी दिशा में तो क्या हो जाता है a cos थीटा। ओके, तो पहले सदिश का दूसरे सदिश की दिशा में विघटक और दूसरे सदिश का मैग्नीट्यूड, दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, मतलब पहले सदिश का दूसरे सदिश की दिशा में विघटक इतना हुआ और दूसरे सदिश का मैग्नीट्यूड इतना हुआ, तो यही हुआ डॉट प्रोडक्ट। तो इस तरह से a डॉट b बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ a को जनरली a लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ b को जनरली b लिख देते हैं, तो यहाँ ए बी कॉस थीटा हो गया। ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि इसमें एक समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं, तो जिसमें एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है,
ये समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं होती है, एडजेसेंट साइड्स। तो ये एडजेसेंट साइड हुआ। अब ये समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हम लेते हैं तो आधार गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई यहाँ पर क्या होगी, हो जाएगा a, और दोनों के बीच अगर थीटा है तो यहाँ पर मोड a साइन थीटा, ये ऊंचाई हो गया। और आधार b, आधार कितना हो जाएगा, b का मोड। तो इस प्रकार से कितना बनेगा इसका, तो a साइन थीटा इंटू b का मोड, यानी AB साइन थीटा, ये उसका क्षेत्रफल हुआ। और यही क्षेत्रफल जो है वेक्टर प्रोडक्ट का मोड होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A क्रॉस B का मोड बराबर कितना हुआ, AB साइन थीटा, या यूं कहें कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर द वेक्टर देमसेल्व्स। और इसमें एकांक सदिश क्या होता है, इसमें एकांक सदिश ये जो तल बना है, तो यहाँ पर स्क्रीन ऑफ द मोबाइल का तल ही पैरेललोग्राम का तल हो गया। और इसके अभिलंब हम एकांक सदिश की कल्पना करें जिसको n कैप से दर्शाते हैं, तो वो एकांक सदिश ही इस a क्रॉस b की दिशा वास्तव में होगी। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि a क्रॉस b, तो मैग्नीट्यूड में आया a क्रॉस b का मोड और एकांक सदिश। अब a क्रॉस b का मोड कितना आ गया था, तो AB साइन थीटा आया, ठीक है। और दिशा दे देंगे तो n कैप। तो यही हुआ क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों अलग अलग तरीके के यहाँ पर गुणनफल है वेक्टर में, सदिश में। अब एक चीज़ और है आप लोगों के सिलेबस में, वो है त्रिकोणमिति का नियम। तो त्रिकोणमिति का नियम में क्या है कि हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर को देखते हैं, तो उसमें एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर दोनों को जोड़ते हैं तो तीसरा वेक्टर, तो ये तीनों वेक्टर मिल करके एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इफ़ टू साइड्स एडजेसेंट साइड्स इन टेकन according to serial number, then the resultant of third side will be the sum of these two vectors। ये त्रिकोणमिति का नियम। फिर इसमें आता है पैरेललोग्राम का नियम वेक्टर में। तो वेक्टर में पैरेललोग्राम भी देखे थे जो a क्रॉस b में देखे थे। तो पैरेललोग्राम में हम क्या देखे थे कि यदि दो सदिशों का, यहाँ पर देखिए पैरेललोग्राम है, दो सदिशों का एक सदिश A दूसरा सदिश B, दोनों सदिश को मिला करके एक हम समानांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका डायगोनल इन दोनों का परिणाम होता है। इसको हम लोग बाद में भी देखेंगे। ऐसे यहाँ देखना चाहते हैं तो इसका रिजल्टेंट हम इस प्रकार से लिखते हैं कि रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट मतलब डायगोनल, और तब डायगोनल कितना हो जाएगा,
यहाँ पर ए रिजल्टेंट, चलिए इसका परिमाण, तो यहाँ पर निकालिएगा त्रिकोणमिति से, तो वेक्टर ए का मोड का स्क्वायर, फिर बी के मोड का स्क्वायर, फिर 2ab cos थीटा, यही चलाएगा। ठीक है। और तब रही बात, कभी कभी आप लोगों का डिमांड रहता है कि नोट्स भी दे दीजिए, तो इसमें जो मैंने बतलाया है, देखिए ये पहला स्केलर वेक्टर को डिफाइन किया गया, ये नोट्स है, दूसरा नोट्स ये है, तीसरा नोट्स ये है, चौथा नोट्स ये है, पांचवा नोट्स ये है। तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके और अगर वही कॉपी पर उतार लेते हैं, वही आपका नोट्स भी बन जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।